Okay, then let's start. Today's topic is list tables and images in HTML. ये जो है ये सेकेंड पार्ट है HTML एंड CSS का। HTML जो सेकेंड चैप्टर है आपका उसका सेकेंड पार्ट है। तो पहले हम लोग लिस्ट देखेंगे। लिस्ट क्या है? कोई भी चीज़ अगर हम लोग HTML में लिस्ट वाइज शो करना चाहते हैं तो हम लोग HTML लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को HTML में तीन तरीके का लिस्ट मिलता है, एक ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को कोई भी आइटम्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दिखाना पड़ता है, तब हम लोग ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब स्पेसिफिक ऑर्डर में ज़रूरत नहीं है तब हम लोग अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग को डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिखाना है विद डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन, तब हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है आप लोग, टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जब स्पेसिफिक ऑर्डर में दिखाना है तब हम लोग ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं चाहिए हम लोग को, रेंडमली कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, तब हम लोग अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट जब हम लोग को सबका डेफिनेशन देना है और रिलेट करना है, तब हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कोड देख लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। मैं नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग को सिंपली लिखना है HTML। उसके बाद जो कोड है जो आपको पता है, HTML है, टाइटल, ये सब तो लिखना ही होगा, टाइटल। एंड देन मैं लिखता हूँ लिस्ट इन HTML। और यहाँ पे हम लोग टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे और हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। देन हम लोग का स्टार्ट होगा बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग लेना चाहता हूँ। तो देन आई विल यूज अ हेडिंग, H2 हेडिंग, H3, H1 भी यूज़ कर सकते हैं। H1 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए यूज नहीं करेंगे। तो लिस्ट्स ऑफ फ्रूट्स, सो H3 को हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे OL टैग से। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। LI मीन्स लिस्ट आइटम्स। पहला लिस्ट आइटम हम लोग कोई भी फ्रूट का नाम, जैसे कि एप्पल, नेक्स्ट गुआवा, और कोई भी जो आपका फेवरेट फ्रूट है आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाना लिख देता हूँ। देन हम लोग OL को क्लोज करेंगे और देन हम लोग बॉडी को क्लोज करेंगे, लास्ट में HTML को क्लोज कर देंगे। तो ऐसे करके हम लोग का जो है लिस्ट प्रिपेयर्ड है, और इसको हम लोग सेव करेंगे, फाइल सेव एस। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि list.html। तो हम लोग डेस्कटॉप में ही सेव कर देंगे list.html। एंड देन ये सेव हो गया, और इसको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का पेज। तो देखिए ये ऑर्डर लिस्ट बन गया है, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हेडिंग था, उसके बाद फ्रूट्स हेडिंग था, इसके बाद हम लोग का ये तीन आइटम्स यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे करके आप लोग कोड सेगमेंट को देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ऐसे करके हम लोग ऑर्डर लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। OL माने ऑर्डर लिस्ट, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बुक में भी एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 रहते हैं। जो नंबरिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 2 3 4 रहते हैं। हम लोग चेंज कर सकते हैं, अभी देखेंगे। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ OL टैग। OL टैग का कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे कि पहला एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को 1 2 3 4 मतलब नंबर्स नहीं चाहिए, हम लोग को ABCD दिखाना है या फिर रोमन लेटर में दिखाना है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अरबिक, न्यूमेरल्स। अरबिक मतलब 1 2 3 4 जो हम लोग लिखते हैं वो इंडो अरबिक बोला जाता है इसको। और उसके बाद रोमन न्यूमेरल्स जो रोमन नंबर भी होता है इस, और स्मॉलर केस में भी, लोअर केस में भी हम लोग रोमन न्यूमेरल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ टाइप, और टाइप इसका कर देते हैं ए करने से क्या होगा, ये हम लोग का देखिए अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको,
तो ABCD आ गया। सिमिलरली अगर मुझे करना है, अगर रोमन नंबर में करना है, कैपिटल में रोमन लिखना है अपर केस में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा I और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग जो टाइप है इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट आप कहाँ से करना चाहते हैं स्टार्ट, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट करना ना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मान लीजिए 3 से, या फिर हाँ 3 से, और सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, और रिवर्स भी कर सकते हैं। हम लोग उल्टा अगर दिखाना चाहते हैं तो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया, तो अभी के लिए स्टार्ट को हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स। तो रिवर्स अगर नहीं लिखता हो, सिंपली 1 2 3 4 ही आएगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो स्टार्ट तो नहीं है तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो ये हो गया हम लोग का OLTech का जितनी भी एट्रीब्यूट्स है हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग ऑलराइट, देन वी हैव ऑर्डर लिस्ट। आफ्टर ऑर्डर लिस्ट वी विल नाउ सी अनऑर्डर लिस्ट। सो अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग तब देते हैं जो हम लोग का जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में देना ही होगा, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हम लोग कोई भी ऑर्डर पे हम लोग का आइटम को स्पेसिफाई लिस्ट पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर में रहता है, अनऑर्डर लिस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स में नहीं रहते। कैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, रैंडमली, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे। सो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो बुक में एग्जांपल दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे एक फाइल जो मैंने पहले से बना दिया था। सो ओपन विथ नोटपैड में करता हूँ। सो नोटपैड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बनाया है जो कि टाइटल है लिस्ट इन HTML, और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिया है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे 3 आइटम्स है, पोटैटो, ऑनियन एंड देन ब्रिंजल, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ओपन करें, सो ओपन करने से कुछ ऐसा दिखता है। बहुत छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ऐसा दिखता है। सो अनऑर्डर लिस्ट देने के लिए हम लोग को UL टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। UL टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और ये सब लिस्ट आइटम्स हैं हम लोग का। सो स्क्रीन पे हम लोग को ऐसा दिखता है। सो देन अभी हम लोग ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स है, टाइप एट्रीब्यूट है। टाइप एट्रीब्यूट से हम लोग इसका टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर टाइप चेंज करूँ, यहाँ पे टाइप बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क रहता है। हम लोग सर्कल दे सकते हैं और स्क्वायर दे सकते हैं। सर्कल देते हैं पहले, सर्कल सेव कर लिया मैंने। यहाँ पे भी आप सेव कर सकते हैं, फाइल देन सेव। ओके, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये सर्कल में आते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क में रहता है, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। स्क्वायर में कर दिया मैंने, तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर पे आ रहा है। तो ये था टाइप एट्रीब्यूट। इसका एक ही एट्रीब्यूट है जिसका 3 वैल्यूज है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। डिस्क कुछ ऐसा है, दोस्त इमेज में आपको दिख रहा है कैसे कौन सा होता है। डिस्क में फील्ड सर्कल होता है, और सर्कल में नॉन फील्ड सर्कल, और स्क्वायर में फील्ड स्क्वायर रहता है, ठीक है। सो ये था हम लोग का अनऑर्डर लिस्ट। इससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग CSS दे के स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहला है लिस्ट स्टाइल टाइप। तो जैसे कि ये टाइप एट्रीब्यूट है, सिमिलरली इसका भी काम सेम ही है, लेकिन अभी हम लोग इसको CSS से करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग CSS पे दे सकते हैं। तो CSS देने के लिए हम लोग को यहाँ पे स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है हेड के अंदर। तो यहाँ पे मैं स्टाइल लिखूंगा और यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर दूंगा। उसका अंदर स्टाइल के अंदर जो भी मेरा स्टाइल है, जैसे कि लिस्ट में
मुझे लिस्ट स्टाइल टाइप, तो कुछ टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर मैं अभी तक नहीं दिया हो, अगर नहीं दिया, बाय डिफ़ॉल्ट तो डिस्क रहता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। सो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क रहेगा। अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया गया है। फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग नन दे सकते हैं, डिस्क सर्कल स्क्वायर। नन मतलब कोई भी लिस्ट नहीं रहेगा, मतलब एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग नन लिखें, नन लिखने से क्या होगा, एम्प्टी, ये कुछ भी नहीं रहेगा। अगर हम लोग डिस्क लिख दिए तो डिस्क आ जाएगा, सर्कल लिखने से सर्कल। तो मैं सर्कल लिखता हूँ और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो सर्कुलर वे में आ जाएगा। तो ये था लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल इमेज भी दे सकते हैं हम लोग। इमेज देने से क्या करना पड़ता है, इमेज का वैल्यू हम लोग को सेट करना पड़ता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ लिस्ट स्टाइल इमेज, इमेज में इमेज का यहाँ पे यूआरएल मुझे देना पड़ेगा। यूआरएल मतलब इमेज का नाम, या फिर पाथ भी दे सकते। पाथ एक्चुअली पाथ देना पड़ता है, लेकिन जो मेरा इमेज है वो आई थिंक सेम फोल्डर पे ही है। इसका जो ये है टाइप है, मैं देख लेता हूँ, पीएनजी टाइप का है। तो मुझे सिर्फ लिखना है यहाँ पे येलो, इमेज का नाम ही है येलो डॉट ENG। ओके, मैं यहाँ पे गलती कर देता था, येलो डॉट ENG। तो ये हो गया मेरा सेट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ऐसे आ रहा है, आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे करके आ रहा है। इमेज का साइज बढ़ा है इसलिए थोड़ा नीचे नीचे दिखा रहा है। तो ऐसे करके दे सकते हैं। अगर सेम फोल्डर में रहा, डायरेक्ट नाम लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे फोल्डर में है तो आपको पाथ स्पेसिफाई करना है, तो अभी वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, कमेंट पे लिखिएगा अगर आपको चाहिए। नहीं तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग खाली अगर नाम लिख देंगे तो ही हो जाएगा। फिर भी आपको अगर चाहिए तो कमेंट में लिखना पड़ेगा, तो मैं बता दूंगा। सो ये था मेरा लिस्ट स्टाइल इमेज। लास्टली है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। पोजीशन क्या करता है, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। ये पोजीशन स्पेसिफाई करता है कि इनसाइड रहेगा ना आउटसाइड। तो कैसे देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, पोजीशन पे हम लोग लिख सकते हैं कि इनसाइड या फिर आउटसाइड। तो अगर मैं इनसाइड लिखूँ तो देखिए कैसा आता है, इनसाइड में ऐसा आता है, अंदर आ जाता है, अंदर का तरफ आ जाता है। अगर मैं आउटसाइड लिखूँ, बाय डिफॉल्ट आउटसाइड ही रहता है, तो यहाँ पे आउटसाइड ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिस्ट स्टाइल पोजीशन दे सकते हैं। दो ही वैल्यूज रहता है, इनसाइड या फिर आउटसाइड। ठीक है, ये रहा। बुक में भी एक एग्जांपल दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग एक लिस्ट का अंदर दूसरे लिस्ट को हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट। वन लिस्ट, लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। जैसे कि आप लोग लूप में पढ़े थे, नेस्टेड लूप सिमिलरली है नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पे डेफिनेशन दिया भी गया है, ए नेस्टेड लिस्ट और सब लिस्ट इज ए लिस्ट विद इन ए लिस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। मैं नया कुछ नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगा, इससे मैं बनाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा, अगर जो प्रॉपर्टीज है उसका फोटो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको कट कर रहा हूँ और नेस्टेड लिस्ट बनाऊंगा मैं। पहले तो लिस्ट स्टाइल, मैं इसको CSS को अभी के लिए हटा देता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाते हैं कि वहाँ पे था इसलिए मैंने दिखा दिया। अभी के लिए इसको कट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज लिखता हूँ। ये मैं नेस्टेड लिस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या दिखा रहा हूँ, नेस्टेड लिस्ट। या फिर मैं और एक हेडिंग दे देता हूँ उसके ऊपर, नेस्टेड लिस्ट।
नेस्टेड लिस्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज का नाम यूएल नहीं, मैं पहले ओएल टैग का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे कुछ कंट्रीज का मैं नाम लिख दूंगा, जैसे कि इंडिया हो गया एंड देन पाकिस्तान हो गया और देन यूएसए। तो ये हो गया मेरा एक सिंपल लिस्ट है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अभी तो कुछ ऐसा दिखेगा, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। और ये अगर आपको मान लीजिए स्टेट्स का भी नाम लिखना है तो यहाँ पे इंडिया का कुछ स्टेट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं एक यूएल टैग से ओएल टैग से कोई भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लिस्ट का अंदर दूसरा लिस्ट बना रहे अभी, ओएल का अंदर यूएल, लोग यूएल का अंदर भी ओएल बना सकते हैं या फिर यूएल के अंदर ही दूसरा यूएल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी करिए। तो अभी मैं ओएल का अंदर यूएल बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया का स्टेट से उसका नाम दूंगा मैं, जैसे कि असम हो गया और देन क्या हो गया, बिहार भी मैं देता हूँ, बिहार। और ठीक है, अभी के लिए इतने रखते हैं। IL लिख दिया था, यूएल होगा, यूएल, ओके, यूएल हो गया यहाँ पे। और अगर रिफ्रेश करें तो देखिए एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट बन गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर करना है आपको, यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान का कुछ स्टेट का नाम आपको पता है तो यहाँ पे ओएल से भी लिख सकते हैं। ओएल में मैंने लिखता हूँ यहाँ पे जैसे इस्लामाबाद, और देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाहौर, और यहाँ पे ओएल को मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया, अगर रिफ्रेश करता हूँ देखिए इसका भी अंदर लिस्ट आ जाएगा। और इसका टाइप भी मैं अभी के लिए चेंज कर सकता हूँ, टाइप ये कर देता हूँ तो ABCD में आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो देखिए क्या अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लिस्ट के अंदर हम लोग ने लिस्ट बनाया। आप लोग को अगर कोड चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट का है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये है नेस्टेड लिस्ट का। आगे बढ़ते हैं, आगे है हम लोग का यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट कब चाहिए, हम लोग को कुछ डिफाइन करके उसका जो मीनिंग है वो लिखना है या फिर उसको डिस्क्राइब करना है, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। A definition list, also called a description list, contains of a term followed by its definition। पहले टर्म रहेगा उसके बाद उसका डेफिनेशन। यहाँ पे DL टैग का इस्तेमाल होता है और DL टैग का अंदर दो टैग होता है, एक DT और DD। DT माने डेफिनेशन टर्म एंड DD स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। और DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कुछ भी नाम दे अभी, क्योंकि बुक में डेफिनेशन लिस्ट दिया गया है तो आप डेफिनेशन लिस्ट ही नाम दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी एग्जांपल है, मैं हम लोग अपना एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ इसलिए हर चीज़ में यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग DL टैग का इस्तेमाल करेंगे। DL पहले DL पहले क्रॉस कर देते हैं, बाद में क्रॉस करने का झंझट नहीं लेते हैं। और यहाँ पे पहले डेफिनेशन टर्म में हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी टर्म, कंप्यूटर, और कंप्यूटर का डेफिनेशन लिखते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे DD कंप्यूटर is an electronic machine that converts, थोड़ा सा लिखता हूँ, raw data into information। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दिया और यहाँ पे मैं DD को क्लोज कर दूँगा। नेक्स्ट फिर से और एक टर्म, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे इंटरनेट। ये जो मैंने स्पेसिंग दिया है, कोई स्पेसिंग देना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं DD दिया मैंने और फिर से DD इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा।
इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। और भी लिख सकते हैं, अभी के लिए इतना में ही समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन लिस्ट, पहले टर्म है, उसके बाद ये डेफिनेशन, और ये इंक्लोज्ड है विद इन डीएल, एंड डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो अभी ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आगे आप लोग थोड़ा सा इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल्ड टेक्स्ट से जो हेडिंग है वो सबको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। तो अगर इसको रिफ्रेश करें तो देखिए ये जो डेफिनेशन है इसका जो हेडिंग है ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ये देना ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल्ड कर दिया, दिखने में भी यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो ये था हम लोग का डेफिनेशन लिस्ट। और देन वी हैव टेबल्स। टेबल्स आर very powerful on the web as they are flexible and attractive way of presenting information in the form of rows and columns। तो टेबल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है वेब में, क्योंकि हम लोग डाटा को विद इन रो एंड कॉलम्स दिखा सकते हैं ताकि डाटा और भी प्रेजेंटेबल हो सके। हम लोग यूज़र को डाटा को और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया, मार्कशीट में टेबल्स हम लोग को चाहिए ही डाटा दिखाने के लिए। सिमिलरली बहुत जगह हम लोग का टेबल्स का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे वाई टेबल्स आर यूजफुल। तो टेबल्स डाटा को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में दिखाते हैं, मतलब एक सुंदर से हम लोग को डाटा को दिखाता है ताकि यूज़र उसको अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग जब स्कूल में कंपेयर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तब टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे इजी टू रीड हो जाता है, हम लोग को पढ़ने के लिए भी ईजी होता है और जल्दी भी हम लोग रीड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक टेबल है, देखिए क्या क्या नाम है। जो हेडिंग है इसका नाम होता है कैप्शन, और जो ये सब टेबल का अंदर जो कॉलम का हेडिंग है इसका नाम कहते हैं टेबल हेडिंग, या फिर TH बोलते हैं हम लोग। और ये सब रोज है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे प्रकार के जो सब लाइन्स हैं ये सबको बोलते हैं रोज। और ये सब जो है इसको बोलते हैं कॉलम। जो वर्टिकली है इसको बोलते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टली है इसको बोलते हैं रोज। तो अभी टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग देख लेते हैं। मैं साइड यहाँ पे बना के रखा हूँ, तो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक टेबल ओपन बनाया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ खाली। नोटपैड में ही करूँगा मैं। सो देखिए यहाँ पे टेबल्स बना हुआ है। सो हेडिंग मैंने दिया है, टाइटल मैंने दिया है टेबल इन HTML, और यहाँ पे बॉडी के बाद टेबल स्टार्ट हो रहा है। टेबल जब स्टार्टिंग किया, कैप्शन पहले कैप्शन देते हैं, कैप्शन मतलब हेडिंग है, और इसके अंदर मैंने एक H3 मतलब हेडिंग 3 को डिफाइन किया है। जो आप दिखा रहे हैं हेडिंग रहेगा डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे TR मतलब टेबल रो। टेबल रो का जो फर्स्ट रो है वहाँ पे हम लोग रोल नंबर और नेम ये दोनों को दिखाएंगे, उसके बाद TR को क्लोज कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट जो हम लोग का रो है उसको पहले अलाइन सेंटर करेंगे, और TD ये ज़रूरत नहीं है अभी, ये बाद में मैं दिखाता हूँ। अलाइन सेंटर करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाद में करेंगे इसको। सो नेक्स्ट TR 1 और यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम। नेक्स्ट सिमिलरली TD पे हम लोग डाटा और एक रोल नंबर 2 का डाटा, और उसका जो नाम है वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे विद्या से लिख दिया, और टेबल रो को क्लोज किया और टेबल को भी क्लोज कर दिया। अभी अगर हम लोग इसको ओपन करें तो आप लोग देख सकेंगे टेबुलर फॉर्मेट में, ये टेबुलर फॉर्मेट में डाटा आ गया।
इसको और भी अच्छे से देखने के लिए एक एट्रीब्यूट हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर, और यहाँ पे कितने पिक्सल का बॉर्डर होगा ये देना है। सो मैं 1 पिक्सल का दे दिया। तो अभी अगर इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे बॉर्डर दिखेगा जो कि 1 पिक्सल का है। सो और भी यहाँ पे हम लोग का टैग्स है, टेबल का टैग है। जैसे कि टेबल हम लोग ने यूज़ किया, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल रो देने के लिए यूज़ किया है यहाँ पे। टेबल डाटा, डाटा हम लोग लिख सकते हैं। टेबल हेडिंग, जो देखिए पहले जो था हम लोग का TH था, TH माना टेबल हेडिंग। हेडिंग का कलर यहाँ पे थोड़ा काला आता है, और जो डाटा है वो थोड़ा कम काला होता है, मतलब इतना बोल्ड नहीं होता है। और कैप्शन, जो मेन हेडिंग है देने के लिए कैप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर। कैप्शन, कैप्शन के अंदर एक हेडिंग देना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है, लेकिन हेडिंग देने से थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। अगर मैं इसको हटा दूँ अभी के लिए, देखिए यहाँ पे कैप्शन को क्लोज करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये हेडिंग पे आ गया, डार्क नहीं है। अभी क्रिएटिंग अ टेबल इन HTML, ये तो हम लोग ने देख ही लिया, हम लोगों ने माना भी लिया है। तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स का बात ये लोग कर रहे हैं, जो एट्रीब्यूट्स को हम लोग दे सकते हैं। पहले विड है, विड हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, टेबल को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर। बॉर्डर दे सकते हैं जो कि हम लोगों ने दिया है, बैकग्राउंड कलर से दे सकते हैं। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग मतलब जो सेल का इंडिविजुअल आइटम्स है उसका और बॉर्डर के साथ कितना स्पेस होगा। और सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग मतलब 2 सेल का बीच में कितना स्पेस होगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं हम लोग एट्रीब्यूट से। तो बॉर्डर हम लोग ने दे दिया है, और अभी हम लोग इसको सेंटर में करते हैं। पहले अलाइन है, अलाइनमेंट हम लोग सेंटर पे कर देते हैं। अगर सेंटर पे कर दे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा हेडिंग देना ही है, यहाँ पे एक 3 दे देता हूँ मैं। हेडिंग देने से थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाएगा, तो देखिए, लेकिन ये पूरा जगह नहीं ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो विड्थ प्रॉपर्टी था, विड्थ का इस्तेमाल करेंगे, विड्थ देंगे। तो विड्थ अभी यहाँ पे पिक्सल में भी दे सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं परसेंटेज में दूंगा। ये पेज का मान लीजिए 40% लेगा, पेज का 40% लेगा। तो अभी अगर इस रिफ्रेश करें तो कुछ ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बीजी कलर, हम लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बीजी कलर, कुछ भी कलर दीजिए। फिलहाल मैं पिंक देता हूँ यहाँ पे। पिंक देने से जो इसका बैकग्राउंड है टेबल का वो पिंक में आ जाएगा। तो ये हो गया बीजी कलर। नेक्स्ट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मतलब इंडिविजुअल सेल का कितना स्पेस होगा विद द कंटेंट। तो सेल पैडिंग, तो फिलहाल मैं 20 पिक्सल का कर देता हूँ, 20 पिक्सल। अगर 20 पिक्सल का करें, इसको रिफ्रेश करें, देखिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस आ रहा है कंटेंट से। और एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग को हम लोग इसको भी हम लोग अगर 10 पिक्सल का कर दे तो 2 सेल का बीच में स्पेस आ जाएगा। देखिए मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये सेल का बीच में स्पेसेस आ रहा है, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। तो इतना मैं देना नहीं चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने 5 ही कर दिया, 5 काफ़ी रहेगा। सो दिस इज़ ऑल राइट, ओके। तो ये था हम लोग का, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लोगों ने देख लिए यहाँ पे टेबल टैग का। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन विद इन बुक इतना ही है। तो अभी इतना ही देखते हैं, और भी जानना है तो कमेंट में लिखिए, तो कमेंट में मैं बता दूंगा।
तो स्टाइलिंग टेबल्स यूजिंग CSS, यहाँ पे एग्जांपल है ये लोगों ने बनाए, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, बुक से खुद करके भी देख सकते हैं। ऑनलाइन भी कोई भी ऑनलाइन एडिटर, ऑनलाइन HTML कंपाइलर या फिर एडिटर लिखिए, हज़ारों कंपाइलर मिलेंगे, वहाँ पे भी आप लिख के देख सकते हैं, मोबाइल से भी कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टाइलिंग HTML यूजिंग CSS, तो CSS देखे हम लोग कैसे टेबल्स को एडिट कर पाएंगे। इंटरनल CSS allows यूज टू स्टाइल टेबल फॉर HTML पेज, तो इंटरनल CSS से हम लोग टेबल को एडिट कर पाएंगे, एक्सटर्नल से भी कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इंटरनल से ही देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है देख लेते हैं। एक है बॉर्डर प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी और रेडियस प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं। बॉर्डर क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है तो फिर से भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हम लोग ऊपर में देंगे वो लोग बॉर्डर, तो अभी CSS से देंगे। इससे पहले अगर आपको कोड चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं कोड, अभी हम लोग स्टाइल करेंगे, CSS यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज जब आ गया तब हम लोग CSS का इस्तेमाल स्टार्ट कर देंगे। आपको अगर कोड चाहिए तो कोड ले लीजिए, अभी हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल को क्लोज करते हैं हेड के अंदर ही, और हम लोग जो टेबल है इस यहाँ से बॉर्डर हटा देते हैं। यहाँ से बॉर्डर देने से नुकसान क्या है, अगर हम लोग ने एट्रीब्यूट से दिया तो कलर हम लोग सिर्फ जो बॉर्डर का कलर है सिर्फ हम लोग क्या ब्लैक ही दे पाएंगे, लेकिन अगर CSS करें तो हम लोग दूसरे कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने टेबल लिखा और टेबल का यहाँ पे बॉर्डर देना है मुझे, तो मैं लिखता हूँ बॉर्डर, मुझे कितना पिक्सल का चाहिए, मान लीजिए 1 पिक्सल का चाहिए, सॉलिड चाहिए, और मुझे ग्रीन कलर का चाहिए ग्रीन कलर का बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे सेमीकोलन देना मत भूलिएगा, जैसे सिंटेक्स है वो तो ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए बॉर्डर क्या है, ग्रीन कलर का हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे जो बॉर्डर था वो कहाँ गायब हो गया, तो वो बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको TD और TH में भी बॉर्डर देना पड़ेगा, TD और TH दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो देखिएगा तभी बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर जो स्टाइल है सॉलिड है, यहाँ पे और भी स्टाइल्स रहते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। तो लिखा है कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा है डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव। तो यहाँ पे और एक जो भी आपको चाहिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी 5 पिक्सल का करता हूँ और इसको मैं डैश्ड कर देता हूँ। डैश्ड करने से क्या होगा, ये कैसे आएगा, डैश डॉट स्पेस देके होगा और 5 पिक्सल का ऐसे कर सकते हैं। और भी चीज़ें जिसके डबल कर सकते हैं डबल देने से ये डबल हो जाएगा। देखिए ये डबल लेवल आ रहा है, जैसे चाहिए आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्टली है रेडियस मतलब हम लोग एजेस को कर्व कर सकते हैं, एजेस को कर्व कर सकते हैं। गला थोड़ा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। रेडियस मान लीजिए मैं 20 पिक्सल का देता हूँ, 20 पिक्सल का देने से जो ये रेडियस है कर्व हो जाएगा। तो मैंने सेव नहीं किया शायद, और अच्छा सिर्फ रेडियस लिखने से नहीं होगा, बॉर्डर रेडियस लिखना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस। और रिफ्रेश करके देखिए एजेस जो है वो कर्व हो गया। और भी कर्व करना चाहते हैं तो मान लीजिए 30 पिक्सल कर देता हूँ, सो और भी कर्व हो जाएगा। तो अगर एजेस आपको कर्व करना है तो आपको रेडियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये था टेबल का किस्सा, बुक में भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। तो और एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स का। बॉर्डर कोलैप्स क्या काम करता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं इसका, वैल्यू, और वैल्यू में 2 वैल्यू रहते हैं, एक सेपरेट और कोलैप्स। सेपरेट में क्या, हर एक सेल के लिए अलग अलग बॉर्डर रहता है,
और कॉलम्स में क्या, हर एक सेल के लिए एक ही बॉर्डर रहता है। तो देख लेते हैं। बॉर्डर लिखना है और यहाँ पे लिखना है कॉलम्स, COLLAPAC। अगर मैं लिखता हूँ सेपरेट, सेपरेट लिखने से हर एक का सेपरेट, वे जो है सेम ही रहेगा, हर एक का सेपरेट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉलम्स, कॉलम्स लिखने से सारा का जो है एक ही हो जाएगा। देखिए सारा का एक ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, कॉलम्स कर देता हूँ, बॉर्डर हट जाता है। बॉर्डर हटता नहीं, एक्चुअली बॉर्डर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर पे ये जो हम लोग का बॉर्डर है उसमें रेडियस नहीं आता है। तो रेडियस को देखिए, अगर मैं 50 पिक्सल कर दूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे है बॉर्डर, ये बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो टेबल का बॉर्डर है वहाँ पे हम लोग को नहीं दिख रहा है। अंदर का मटेरियल वो होता है आपका रेडियस में आता है, लेकिन ये नहीं आता है। तो ऐसे ये है कॉलम्स का काम। कॉलम्स में आप लोग सिंगल दे सकते हैं या फिर कॉलम्स कर सकते हैं। फिलहाल मैं कोड को ऐसे ही रखता हूँ। आपको अगर लेना है कोड तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसे रख दिया, आपको लेना है तो ले लीजिए। तो ये था कॉलम्स प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी है पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग जैसे कि हम लोगों ने सेल पैडिंग दिया था, सिमिलरली वही प्रॉपर्टी है। सेल पैडिंग जो दिया था तो वो क्या करता है, कंटेंट और आपका जो बॉर्डर है उसके बीच में कुछ गैप देता है। जैसे कि मैं अगर इसको हटा दूँ यहाँ से, स्क्रीन आई होप सबको दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसको अगर हटा दूँ मैं तो गैपिंग नहीं आएगा कंटेंट और इसका बीच में। तो देखिए गैप जो है हट गया है। सो ये CSS से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या लिखना है आपको, लिखना है पैडिंग। पैडिंग हम लोग परसेंटेज से भी दे सकते हैं और लेंथ मतलब पिक्सल या फिर सेंटीमीटर से भी दे सकते हैं। तो क्या लिखना है आपको, सिंपली पैडिंग लिखते हैं। पैडिंग लिख के कितना पिक्सल का पैडिंग है या फिर कितना परसेंटेज का चाहिए दे दीजिए। मैं फिलहाल 30 पिक्सल कर लेता हूँ। तो देखिए हम लोग का जैसा था वैसा आ गया, ठीक है। स्पेस बना देते हैं इसका और इसका बीच में, तो कंटेंट और बॉर्डर का बीच में। तो ये है पैडिंग का काम। स्पेसिफाइड स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट और बॉर्डर का बीच में यहाँ पे स्पेस बनाता है। तो ये था मेरा पैडिंग प्रॉपर्टी। सो लास्ट वी हैव इमेजेस इन HTML। पहले हम लोगों ने लिस्ट और टेबल्स को देखा है। इमेजेस एक पेज को, वेब पेज को ब्यूटीफाई करने का काम में आता है, क्योंकि खाली अगर टेक्स्ट रहेगा पेज में तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। हम लोग अगर इमेजेस का इस्तेमाल करें तो वो और भी निखर के आएगा। सो यहाँ पे हम लोग पेज को ब्यूटीफाई कर सकते हैं और कंटेंट को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ड्राइंग्स वगैरह देके और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं पेज को। सो यहाँ पे द मोस्ट वाइडली यूज्ड इमेज फॉर्मेट्स सपोर्टेड बाय HTML are GIF, PNG और JPEG। ये 3 फॉर्मेट है जो आपका ज़्यादातर यूज़ होता है HTML में या फिर अक्रॉस इंटरनेट में। GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप और PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो नाम याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये 3 यूज़ होते हैं, खाली जान लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं जो कि इमेज देने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि एक एम्प्टी टैग है। ये कंटेनर टैग नहीं है, इसको क्लोज करना नहीं पड़ता है। ये क्या है, एम्प्टी टैग है। इसका मेन एट्रीब्यूट्स ये सब है, सोर्स, ऑल्ट, हाइट, विड्थ और
पहले है सोर्स एट्रीब्यूट। मैं पहले कोड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले से पेज मेरा सेव है। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया है जहाँ पे हमने बॉडी में एक हेडिंग दिया है इमेज इन HTML और इमेज दिया है जिसका नाम है cow.jpg। मैं अगर इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं अगर ओपन करूँ मैं डेस्कटॉप में यहाँ पे क्लास 10 HTML ओपन करता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे काउ का इमेज यहाँ पे दिख रहा है। सोर्स जो है cow.jpg। तो ये एट्रीब्यूट, पहला जो एट्रीब्यूट सोर्स क्या होता है, इमेज का नाम या फिर पाथ लिखना पड़ता है। सेम फोल्डर पे अगर आपका इमेज है तो सिर्फ नाम लिखने से हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरे फोल्डर में है तो आपको पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यही इजी लगता है, सेम फोल्डर पे रखिएगा तो इजी हो जाएगा, खाली नाम लिखने से हो जाएगा। अगर आपको कॉपी में कोड लिखना है तो सिर्फ नाम ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ पाथ कैसे देते हैं। कोई भी इमेज है, मान लीजिए काउ इमेज है, इसको राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। इसका जो ये लोकेशन है इसको कॉपी करना है। लोकेशन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे सोर्स में पेस्ट करना है। उसके बाद स्लैश देके काउ लिखना है। उसके बाद जो उसका फॉर्मेट है, अगर JPG रहा तो JPG, अगर PNG रहा तो PNG। अगर रिफ्रेश करें तो सेम ही दिखेगा क्योंकि सेम ही इमेज है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ काउ, मैंने आपको दिखा दिया कि पाथ कैसे देना है। तो अभी तो सिर्फ काउ लिखने से भी हो जाएगा क्योंकि सेम फोल्डर में ही है। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट हो गया सोर्स। ऑल्ट हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे ऑल्ट एट्रीब्यूट का क्या, मैं दिखाया था ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो ये काम में आता है कि ब्राउज़र इस कोड को पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं कि कोड कैसा है। और ये इसलिए भी काम आता है क्योंकि कोई अगर अंधे लोग, ब्लाइंड पर्सन्स आपका वेब पेज यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग देख नहीं पाएंगे इमेज को, वो लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इमेज ऑफ काउ। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन पढ़ रहे हैं तो उसको ये पता लग जाएगा। और ब्राउज़र भी इमेज को पढ़ नहीं पाता है, ये टेक्स्ट को पढ़ पाता है। तो ब्राउज़र को पढ़ने के लिए ये ऑल टेक का काम में आता है। तो अभी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कुछ गलती हो गया आपका, मान लीजिए कॉल लिख दिया मैंने, W भूल गया, तो ये ऐसे आएगा इमेज ऑफ काउ। ठीक है, नेटवर्क अगर स्लो है, लोड होने में टाइम रहता है इमेज, तो ऐसे आ सकता है। अभी होता ही नहीं है, अभी क्या नेटवर्क बहुत ही फास्ट है। तो ये हो गया हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। उसके बाद है हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट। हाइट विड्थ से हम लोग हाइट और विड्थ दे सकते हैं। जैसे कि हाइट मैंने दिया 300 पिक्सल का, लोग 400 500 कुछ भी दे सकते हैं। और विड्थ को भी दे सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई 300 पिक्सल का सेम ही देते हैं। आप लोग अलग अलग भी दे सकते हैं। तो देखिए लंबाई चौड़ाई सेट हो गया। इमेज अभी थोड़ा छोटा हो गया, ठीक लग रहा है, पहले ज़्यादा बड़ा हो गया था। अलाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं। अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में ही रहता है, हम लोग राइट में कर सकते हैं। इसको सेंटर पे नहीं कर सकते हैं। तो अलाइन अगर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अलाइन। अगर राइट कर देंगे हम लोग तो राइट में आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे कर लेते तो अच्छे से दिखेगा। अलाइनमेंट में राइट में कर देता हूँ तो राइट में आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल राइट में करना नहीं है, हम लोग लेफ्ट में ही रखते हैं। नहीं लिखने से भी लेफ्ट में ही रहेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस आर लेफ्ट अलाइंड है। ओके, सो ये हो गया इसका जो भी एट्रीब्यूट्स था, ये हो गया। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस विथ CSS मतलब प्रॉपर्टीज हम लोग दे सकते हैं CSS यूज़ करके।
प्रॉपर्टीज में बॉर्डर है, हाइट विड्थ तो हम लोग ने देखा है, लेकिन CSS से भी हम लोग दे सकते हैं, पिक्सल दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और भी यूनिट्स रहते हैं यहाँ पे। बाय जनरली पिक्सल और परसेंटेज यूज़ होता है, और भी रहता है, मतलब अगर आगे पढ़ना चाहते हो वेब के बारे में तो आप लोग खुद से रिसर्च कर सकते हैं। ये बुक में जो है हम लोग वही दे देते हैं, और बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल और सब टैग है, तो हम लोग को ये एरो ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। तो ये पे स्टाइल टैग मैंने दे दिया है। अभी जो इमेज है, इमेज हम लोग IMG से देते हैं। इसका हाइट विड्थ मैंने यहाँ पे दे दिया था, अभी इसको काटते हैं हम लोग, यहाँ पे देते हैं, वहाँ पे भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दिखाना है तो मैं यहाँ पे देके दिखाया था। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ 400 पिक्सल का, और विड्थ को भी मैं क्या करता हूँ 400 पिक्सल का ही रखता हूँ। तो हाइट विड्थ मैंने दे दिया, अगर इसको रिफ्रेश करें तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये हाइट विड्थ हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का बॉर्डर। बॉर्डर दे सकते हैं हम लोग, बॉर्डर जो है हम लोग 2 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड जैसे कि टेबल का था, सिमिलरली यहाँ पे भी है, सॉलिड में ब्लू कलर का कर देता हूँ। ब्लू, आप लोग को जो कलर चाहिए वो कलर दे सकते हैं। तो देखिए ये 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो ये हो गया बॉर्डर। लास्टली है रेडियस। रेडियस हम लोग कार्व्ड एजेस कर सकते हैं, कार्व्ड एजेस। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, अभी 40 पिक्सल का करते हैं, 40 पिक्सल। तो देखिए 40 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ गया है। तो बॉर्डर रेडियस से हम लोग कोई इमेज को गोल भी बना सकते हैं। गोल बनाने के लिए आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस को 50% कर लेना है। क्या करना है 50%। तो देखिए ये इमेज गोल हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट कट हो सकता है, लेकिन इमेज गोल हो जाएगा। 50% कर लेना आपको। ठीक है, ये था बॉर्डर रेडियस का काम। तो चैप्टर कंप्लीटेड है। और भी कुछ जानना है चैप्टर के बारे में तो कमेंट पे लिखिए, बता दूंगा। और कोई भी डाउट्स हैं वो भी कमेंट पे लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।